Hello, good evening, everybody. So once again, I welcome all of you in today's current affairs. Okay, so today is 16th of December. Okay, so in today's current affairs, we have got some very good news items. Okay, although the news items are in very nascent stage, but yes, they are very good news actually. 16th of December 2025. Okay, from the Hindu newspaper, I have got some news. Like one is the new bill which is coming up to change the name as well as certain provisions of the scheme which is related to rural employment. Okay, that is Manrega. Okay, now Manrega scheme is going to be named as Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission. Okay, Viksit Bharat Gramin Rozgar and Ajivika Mission. Okay, this is going to be the name, and other changes also I will discuss much details. Okay, then there is also one bill, that is Shanti bill. It is related to private sector in for running nuclear power plants. Okay, private sector in nuclear energy in India. This is related to that. Okay, then there is also a need on biosafety and biosecurity. Does India need to enhance its biosecurity measures? Okay, what is biosecurity and what is biosafety? All the things will be discussed one by one. Get the point? Okay, then also there is one news related to reduction in trade deficit. I have already discussed in previous articles what is trade deficit. Now, because of merchandise export, which has increased in the month of November, okay, the trade deficit has come down. Get the point? So, ये सारी न्यूज़ है आज के न्यूज़पेपर में जो हमको बड़े थॉरोली डिस्कस करनी भी चाहिए और हम इसमें जानेंगे कि क्या इसमें ठीक है और क्या चीज़ें सही नहीं है। सबसे पहले जो नया बिल है वो कौन सी स्कीम को चेंज कर रहा है? दैट इज मनरेगा। ओके, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2006, मनरेगा। गेट द पॉइंट? अब ये जो मनरेगा है बेसिकली 2005 में एक्ट पास हुआ, ठीक है। ये स्कीम के बेसिक फीचर्स मैं आपको बताऊंगा, नई स्कीम के साथ इसको कंपेयर करके बताऊंगा, सभी चीजें इस आर्टिकल में दी हुई हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे बताना जो है वो मैं इससे पहले आपको बेसिक्स एक ब्लैंक पेज पे बताना चाहूंगा, ठीक है। यहां पे सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि हमारा जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, मनरेगा 2005, ये बेसिकली राइट टू वर्क को अपहोल्ड करने के लिए था कि राइट टू वर्क जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू डिसेंट वर्क, ठीक है। इस राइट को अपहोल्ड करने के लिए जो है ये एक्ट पास किया गया था। और मैं आपको ये बताऊं कि ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। और उसके बाद इस स्कीम में प्रोवाइड क्या किया जाता था? 100 डेज ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। एक अनएम्प्लॉयड हाउस होल्ड को 100 डेज ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पर हाउस होल्ड। प्लीज रिमेंबर इट इज पर हाउस होल्ड। ओके, 100 डेज ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट पर हाउस होल्ड। ओके, मोर ओवर बजट जो था इसका वो फिक्स्ड नहीं था, बजट वो क्या था? फ्लेक्सिबल, कि जितनी डिमांड होगी वर्क्स के लिए, जितना लोग वर्क मांगेंगे और उसी हिसाब से बजट का एलोकेशन होगा। फ्लेक्सिबल मींस इट वाज डिमांड ड्रिवन। डिमांड ड्रिवन मींस जितना डिमांड होगा वर्क के लिए, जितने लोग काम पे आएंगे, तो इसलिए इट वाज ए डिमांड ड्रिवन स्कीम। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। और इसका एक और फीचर था कि इसमें कोई भी सीजनल ब्रेक नहीं है, कि आप किसी भी सीजन में काम दे सकते हो एक हाउस होल्ड को, और वो काम जैसे ही कंप्लीट करे उसमें उसको पेमेंट करना था। लेकिन वेज रेट जो था वो थोड़ा कम था एज कंपेयर टू नॉर्मल वेज रेट। वेज रेट्स वर मिनिमल, ठीक है। 230 देन फर्दर इंक्रीज्ड, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था, ठीक है, लेकिन वेज रेट थोड़ा सा कम था, ठीक है। और मेजरली जो है वो स्टेट्स को ऑटोनॉमी थी डिसाइड करने की। अच्छा, इसमें फंडिंग पैटर्न क्या था? फंडिंग पैटर्न
100% वेजेस। वेजेस कौन पे करता था? सेंटर। ओके, और जो मटेरियल है उसका 75% मटेरियल कंपोनेंट, मटेरियल मींस जो कंस्ट्रक्शन में लगेगा, दैट वाज पेड बाय सेंटर। ओनली 25% मटेरियल कंपोनेंट वाज पेड बाय द स्टेट्स। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये रेशियो जो वर्कआउट करता था, दिस रेशियो यूज्ड टू वर्कआउट अराउंड 90:10, 90 सेंटर और 10 स्टेट्स। 90 सेंटर एंड 10 इज टू बी प्रोवाइडेड टू स्टेट्स। और रिसेंटली इसमें अब क्या है, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड, मतलब आपको बायोमेट्रिकली अपना ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा कि आप काम पे गए हो, वो सारी चीजें अब इसमें इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, ठीक है। लेकिन इसमें इस समय कुछ चेंजेस जो है वो एक बिल लाया गया पार्लियामेंट के अंदर, एंड सम चेंजेस आर इंट्रोड्यूस्ड इन द स्कीम। अब सबसे पहले तो स्कीम का नाम था पहले मनरेगा। न्यूली जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया, उस बिल के हिसाब से इसका नाम होगा विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। ओके, विकसित भारत ग्रामीण एंड रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण bill has been introduced in the parliament in 2025. Instead of 100 days, now they are saying we will provide 125 days of gainful employment. Okay, budget will not be demand driven, budget will be allocated by center, allocated by center. और पहले क्या कहा जा रहा है कि फिक्स बजट एलोकेट किया जाएगा, ठीक है, बिकॉज अब हमको काम करना है नॉट बेसिस ऑफ डिमांड, ऑन द बेसिस ऑफ फंड्स जितना हमें मिला। सो इट विल बिकम अ सप्लाई ड्रिवन। नाउ इट विल बिकम अ सप्लाई ड्रिवन मींस सप्लाई ऑफ फंड्स पहले चेक किया जाएगा कि कितने फंड्स है, उसी हिसाब से लोगों को काम दिया जाएगा। इट विल बिकम अ सप्लाई ड्रिवन स्कीम नाउ। ओके, मोर ओवर इसमें एक कॉन्सेप्ट है सीजनल ब्रेक्स का, कि जो पीक एग्रीकल्चरल सीजन है उस टाइम पे, उस सीजन पे क्या किया जाना चाहिए, नरेगा के वर्क्स पे, जो नरेगा स्कीम है, मनरेगा स्कीम है, अब वो क्या है, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन, ठीक है। तो इस स्कीम के अंडर सीजनल ब्रेक्स होंगे। जब टॉप पीक एग्रीकल्चर सीजन होगा उस टाइम पे ये स्कीम को पॉज दिया जाएगा। क्यों? ताकि लेबर अवेलेबल रहे दूसरे सेक्टर्स के लिए भी। ठीक हो गया। सो इसमें सीजनल ब्रेक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, उसके बाद फंडिंग का पैटर्न ऐसा रखा गया कि अब जो है स्टेट्स को, सेंटर जो है वो बर्डन बेयर करेगा 60% और 40% बर्डन जो है वो कौन बेयर करेगा, स्टेट्स बेयर करेंगी। ठीक है, और टेक्नोलॉजी एनेबलिंग जो है इसमें अब भी होगी कि आपको बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेट करना होगा कि आप काम पे गए, आपने काम किया, तब जाके आपकी पेमेंट होगी। ठीक है, प्लस अंडर द न्यू स्कीम द अदर प्रोविजंस आई एम डिस्कसिंग ऑन दिस पेज, आई एम डिस्कसिंग हियर अंडर द न्यू स्कीम द अदर प्रोविजंस आर लाइक सेंटर टू नोटिफाई, सेंटर टू नोटिफाई विलेजेस, जहां पे इस स्कीम का एप्लीकेबिलिटी होगी, सेंटर नोटिफाई करेगा वो विलेजेस और रूरल एरियाज, वो विलेजेस और रूरल एरियाज। सेंटर क्या नोटिफाई करेगा, विलेजेस और रूरल एरियाज, जहां पे ये स्कीम जो है वो क्या होगी, लागू होगी, ये स्कीम जो है लागू होगी। समझ में आ गया आपको? ठीक है, और इसमें फंडिंग पैटर्न जो है वो मैंने आपको बताया 60-40 का फंडिंग पैटर्न, सेंटर जो है 60 और स्टेट्स विल फंड 40। इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे हिली स्टेट्स, हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनमें अभी भी जो 90 और 10 का रेशियो है सेंटर और स्टेट्स का फंडिंग का, वो अभी रिटेन किया जाएगा। 90-10 फॉर द स्टेट्स विच आर हिली एज वेल एज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एज वेल एज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। समझ में आ गया आपको? ठीक है, उसके बाद दूसरे फीचर्स क्या है कि हर फाइनेंशियल ईयर में एलोकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ पर्टिकुलर स्टेट्स। हर स्टेट के पैरामीटर्स चेक किए जाएंगे कि किस इसमें कितना विलेजेस है, कितना वर्कफोर्स है, कितना लेबर फोर्स है। ठीक है, उस पैरामीटर्स को चेक करके फंडिंग एलोकेशन होगा। समझ रहे मेरी बात को? ये हो गया इसमें आपका दूसरा फीचर, ये हो गया अलग अलग फीचर्स। ठीक है, उसके बाद जो और पॉइंट्स
उठाए गए, ये सारे पॉइंट्स जो उठाए गए, ये अपोजिशन ने इसको पूछा है क्वेश्चन कि सबसे पहले तो ये जो 60-40 है रेशियो, ये स्टेट्स का बर्डन बढ़ाएगा। दूसरा, सेंटर को आपने पूरा पूरा पावर दे दिया कि वही रूरल एरियाज नोटिफाई करेंगे, स्टेट्स के पास अब कम पावर रह गया, ठीक है। तीसरा, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, इसका नाम हटाने की क्या जरूरत है इस स्कीम में से, ठीक है। ये कई सारे ऑपोजिशंस ने क्रिटिक किया, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता हो कि दिस स्कीम हैज बीन वर्किंग सिंस 20 years, ओके, एंड नो डाउट इट हैज ह्यूमंगस सक्सेस अमंग द रूरल मासेस, लेकिन इसमें कई सारे लूप होल्स भी थे, लेकिन वो धीरे धीरे प्लग होते गए। अब ये स्कीम बहुत स्मूथ वर्क फंक्शनिंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो फ्लेक्सिबल बजटिंग का कॉन्सेप्ट था एमजी नरेगा का, इससे कहा जाता है कि इसमें काफी ज्यादा फंडिंग का लीकेज होता था, एक्सेस विड्रॉ होता था मनी का। अब हमें पता होगा कि पहले ही बजट जो है वो एलोकेटेड है ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स। उन पैरामीटर्स को भी कौन स्पेसिफाई करेगा? सेंटर। सेंटर विल स्पेसिफाई द पैरामीटर्स फॉर एलोकेशन ऑफ फंड्स। सेंटर टू स्पेसिफाई द parameters for fund allocation, ठीक है। तो इन सब चीजों के बेसिस पे हम देखेंगे कि अभी ये जब ये एक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस आएंगे, इट नीड्स टू बी सीन। बट आज की डेट में मैंने बेसिक्स आपको बता दिया, ठीक है। मोर ओवर ये याद रखना, मनरेगा वॉज नेवर एसेट क्रिएशन स्कीम, इसलिए इसमें एसेट जो है वो सेमी परमानेंट नेचर के बनाना, दैट वाज ए पार्ट ऑफ द स्कीम, गाइडलाइन ऑफ द स्कीम, ठीक है। तो परमानेंट एसेट्स जो हैं वो बनाने हैं अलग अदर एक्सपेंडिचर्स में। मनरेगा में ऐसे एसेट्स बनाने हैं जो सेमी परमानेंट हो, ताकि कल को और एम्प्लॉयमेंट मिले उनको रिपेयर एंड रिनोवेशन के लिए जो है, क्योंकि ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था, स्कीम था, ना कि ये एसेट क्रिएशन स्कीम था, ठीक है। इट वाज अ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, ठीक है। अपोजिशन के क्वेश्चंस, ठीक है। अपोजिशन के क्वेश्चंस मैंने बताया कि क्या क्या है। सबसे पहले कि महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन नाम क्यों हटाया, ठीक है। पहला क्वेश्चन द नेम चेंज, कि नाम बदलने का क्या जरूरत है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी नाम बदलना पड़ता है, वेबसाइट्स पे नाम बदलना पड़ता है, काफी सारे नेम चेंज में काफी सारा जो कॉस्ट है वो एक इम्प्लिसिट कॉस्ट है, वो कॉस्ट बचाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि इट विल एनहांस फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टेट्स, इट विल एनहांस फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टेट्स, ये दूसरा क्रिटिसिज्म है, ठीक है। और तीसरा क्रिटिसिज्म ये है कि ये जो मनरेगा स्कीम है, ये कांग्रेस का एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बार स्पीच में कहा कि इस स्कीम को कंटिन्यू इसलिए किया जा रहा है कि कांग्रेस को उनकी नाकामियों के बारे में एहसास दिलाया जाए बार बार, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये फेलियर था तो अभी तक इसको कंटिन्यू 10 साल से ज्यादा हो गया करंट गवर्नमेंट को रिजीम में, तो कंटिन्यू रखा, और अब चेंज करके भी उसी स्कीम को नए फॉर्म में जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं अपोजिशन ने इसमें क्वेश्चन की हुई हैं, ठीक है। और ये भी कहा है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज एंड रामराज, दीज वर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ गांधीयन फिलॉसफी के, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स है। इसका एक सिम्बायोसिस था नरेगा के अंदर, ठीक है, सिम्बायोसिस था नरेगा के अंदर। बाय रामराज्य ही नेवर मीन्ड अ पर्टिकुलर रिलीजन टू बी इम्पोज्ड, बाय रामराज्य ही मीन्ड अ पीसफुल स्टेट वेयर ऑल विल एग्जिस्ट पीसफुली, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, एंड बाय ग्राम स्वराज ही मीन्ड रूरल अपलिफ्टमेंट, ठीक है। लेकिन अब सेंटर ही लिस्ट बनाएगा गांव की भी, अब सेंटर ही बताएगा कौन से गांव जो है इसमें कवर किए जाएंगे मनरेगा के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है क्रिटिसिज्म में आपको इस बिल के मिलेंगी आज के न्यूज़पेपर में। समझ में आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद दिस इज ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड अभी तक। अभी आगे जो भी होगा आई विल अपडेट अकॉर्डिंगली, ठीक है। दूसरा है कि शांति बिल हैज बीन introduced which will allow private sector to make and run nuclear power plants, ठीक है।
न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाने के लिए अलाउ किया जा रहा है किसको? प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, अब शांति बिल का पूरा नाम क्या है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ओके, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, Shanti, okay, bill. By the word Shanti, there is a message that this is not going to be a sort of nuclear armament. Okay, it is not going to be proliferation of nuclear weapons or anything like that. Okay, it is basically structural changes in already existing nuclear regime in the country. ठीक है, अब इससे क्या होगा? इस बिल से what do we want? Number one, we want to incentivize private sector. पार्टिसिपेशन। न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन जो है वो क्या हो सके? इंसेंटिवाइज हो सके। ये पहला पर्पस है। ठीक है, अच्छा, दूसरा, जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? दे विल बी बोथ इंडियन एंड फॉरेन प्लेयर भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसमें? न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास ऑलरेडी न्यूक्लियर सेक्टर में दो एक्ट्स हैं मेनली। एक है एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 और दूसरा है सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट ऑफ 2010। ओके, अब हमारे पास ऑलरेडी जो एक्ट्स अवेलेबल है वो कौन कौन से हैं? आई एम राइटिंग इट हियर। वी हैव एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज, CLND, Civil Liability for Nuclear Damage, Act of 2010. Okay, these both act provide for sustainable harnessing of nuclear energy and its peaceful use. ठीक है, अब जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है एटॉमिक एनर्जी का हमारी कंट्री में, उसको पूरी तरह से क्या करना है? उसको पूरी तरह से चेंज करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मोनोपली है, NPCL। ओके, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCL, इसका एक मोनोपली है। ठीक है, यही जो है कई सारी एजेंसीज को रिस्ट्रिक्ट भी करती है और परमिट भी करती है न्यूक्लियर सेक्टर में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसलिए ये क्या कह रहा है कि हमको थोड़ा सा इस मोनोपोली को खत्म करना है ताकि प्राइवेट प्लेयर्स भी जो है वो पार्टिसिपेट करें न्यूक्लियर सेक्टर में। ठीक है, और इसी एक्ट के थ्रू हम एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को एक स्टेट्यूटरी स्टेटस देंगे। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इफ द लॉ इज पास्ड देन इट विल गेट अ लीगल स्टेटस, स्टेट्यूटरी status. It will get a statutory status. Statutory status means making this board more powerful, and it will strengthen the mechanism related to safety, security, safeguards and quality assurances and emergency preparedness in the atomic energy sector. ठीक है, अगर इसको प्राइवेटाइज करना है आपने, ठीक है, न्यूक्लियर सेक्टर को अगर प्राइवेटाइज करना है तो उससे क्या फायदा हमको मिलेगा? हम दिमाग में क्या रख के चल रहे हैं कि हमको नेट जीरो एमिटर बनना है बाय नेट जीरो। हमारी स्ट्रेटेजी है नेट जीरो एमिटर बाय 2070। ओके, वी हैव टू बिकम नेट जीरो एमिटर। ओके, सो फॉर बिकमिंग नेट जीरो एमिटर वी नीड टू सर्च फॉर न्यू sources of energy, and atomic energy or nuclear energy is one such energy, or one such form of energy. Okay, we want to scale up in our installed power to 100 gigawatts. Okay, 100 gigawatts is the objective, that this much of energy we must get from the nuclear sector. Okay, and currently what we are having already 8.8 gigawatts of our installed nuclear capacity. Okay, by 2047 we want to go up to 100 gigawatts of our installed power. Okay, 100 gigawatts of installed power is required. Okay,
Even one mission was also launched in the Union budget of 2025-26. 25-26 budget, we also launched one mission for development of this small modular reactors of rupees 2000 crores. 2000 crores was allocated for this also. Okay, and also we have seen that different countries are focusing on enhancing their renewable energy capacity. So in line of that, India is also planning to enhance its nuclear capacity, particularly for energy sector use, and a shift from non-eco-friendly energy sources to eco-friendly energy sources. Okay, so further moving ahead, the next article is related to does India need to upgrade its biosecurity measures? Okay, this article highlights global examples of biosafety regimes across the country. So first of all, the first thing this article does, I will be explaining again on a next blank page. The first thing this article does is that it explains what does biosecurity means and what biosafety means. Biosecurity, you need to understand. Then also biosafety. What is biosecurity? Biosecurity means putting in place all the mechanisms which will enhance the security, to prevent the intentional misuse of biological agents, toxins, or any biological technologies. Get the point? So means a set of practices and systems which are designed to prevent the intentional misuse. Biosecurity, to prevent intentional misuse. This is called intentional misuse. This is called biosafety. Okay, all the mechanisms or all the systems which are in place to prevent the intentional misuse, it is called biosecurity. Then there is another term, that is biosafety. Okay, now what does the term biosafety means? I will also highlight here. Biosafety means keeping all the biological risky things like some viruses, bacteria, where we are doing researches, keeping them in a safe and a controlled environment, so that any probable leakage which may cause problem in the environment. But biosafety is to control the accidental leakage of pathogens. Accidental leakage of bioagents. In bioagents, mainly pathogens. Okay, because most of the people agree to the fact that maybe COVID-19 was an accidental leakage of the virus, or actually was it designed to harm mankind. Okay, but mostly we agree on this, that it was basically an accidental leakage. So it means ample biosafety mechanisms were not in place, or maybe there was some drawback. Okay, so biosafety measures are to prevent accidental leakage of bioagents like pathogens, whereas biosecurity is to prevent intentional misuse of bioagents, technologies and organisms. Now, does India need a proper biological does India need a biosecurity regime? The answer is certainly yes. Why? Because India is surrounded, first of all, the most notorious neighbors. The article says India is surrounded by the most notorious neighbors. Okay, any leakage in China would impact India very quickly. Okay, then there are also basically few instances when we have seen that country is neighboring to another country which has violated any biosafety norms, have faced bigger problems. Okay, that's why the first regulation in biosecurity across the globe was the Biological Weapon Convention. Biological Weapon Convention. This is a global convention for dealing with biological weapons. Okay, and this convention, this was first international treaty to prohibit the use of biological weapons. Okay,
And also it has asked, the signatories of this convention were asked to destroy all the stockpile. All the stockpile of biological weapons must be destroyed. Get the point? Now, our geography is so much that we have so much cross-border biorisks. India is vulnerable to cross-border biorisks. Okay, cross-border biorisks are too much. Okay, moreover, for agricultural purpose, sometimes we are importing seeds, sometimes we are importing agricultural technologies, crops, etc., etc. So we have also cross-border agriculture dependence. Cross-border agriculture dependence. Cross-border agriculture dependence is also there. Okay, then also we have some issues like potential misuse of potential misuse of bioweapons to carry terror attacks. So all these says that we definitely need a stringent mechanism in place for dealing with biosecurity. Moreover, in current times, if you see, there is widespread rapid spread of biotechnology. Okay, so therefore humans have got increased control over biology. When humans have got increased control over biology, there is a chance that people with malicious intentions may misuse the biology. Okay, so increased biotechnology and increased control of humans over biology. This also says that people may misuse the biology for damaging the neighbors or damaging other mankind across the control. Okay, in India we have Department of Biology, okay, which looks into the governance mechanism as well as regulation of safety of laboratories. Then we have also Center for Disease Control, which manages the outbreaks and surveillance mechanism, Center for Disease Control. Then Department of Animal Husbandry, Dairy Monitoring looks into the biosecurity of the organisms which are providing livestock organisms and the animal husbandry. Okay, then we have also one facility that is called as plant quarantine facility. Plant quarantine facility is basically for keeping the plants which we have imported into quarantine for some time to check if there is any biorisk involved. Okay, then India, we have also Environmental Protection Act. Okay, we have also Weapons of Mass Destruction and Delivery System Prohibition Rules 2005. Okay, despite all these, we do not have robust mechanism like some global countries have. Like I will give you an example here. Biological Weapons Convention, I have already told you, it is this convention of 1975. Biological Weapons Convention of 1975. Okay, then there is one more grouping of Australia group dealing with bioweapons. Okay, so therefore at global level the agencies which are involved, apart from that we also need some domestic work and domestic agencies. We have Global Health Security Index in which India has ranked only 66. Okay, the score for detecting bio threats has increased, but the score for being able to effectively respond to the threats has reduced. Means we are not able to respond to bio threats very quickly. We can detect that score has been increased in the Global Health Security Index. Okay, now what are the risks? We have inadequate apparatus and we don't have a national biodiversity framework. Okay, and we don't have properly laid down guidelines. Apart from these two, number one, we have only two rules which are currently, that is Environmental Protection Act and that is Weapons of Mass Destruction and Delivery Systems Prohibition Rules of 2005. Okay,
this weapons of mass destruction and their delivery system also criminalizes the biological weapons. Biosafety rules 1989 are also there, 2017 guidelines were also there, but we still don't have a proper scheme for biosecurity to check the biosecurity issues in the country. Okay, so these are all the news in the today's newspaper for you people. Thank you so much for joining me today. I will come back again tomorrow with some more news in related to. So moreover, in comment section, you can also mention if you want particular topic wise guidelines, particular issues you are facing in your preparation. I usually check the comments. I usually respond to the comments. This has always been a habit for over a decade. I usually respond to student queries and in a very less time. Okay, so whatever questions, whatever queries, whatever issues you have, please raise them in the comment box. I will definitely respond them to on the next day or maybe on some another day, but that remains in my mind that I have to tell the students. Okay.